कहते हैं कि आंधियों में अक्सर छोटे पौधे बिखर जाते हैं, लेकिन जो ऊंचे दरख्त होते हैं वो तूफानों को चीरकर आसमान छूते हैं। री एग्जाम के दौर में जब हर बच्चा अपना हौसला छोटा कर रहा है, तब भी अपनी नजरें देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन मानी जाने वाली डर्मेटोलॉजी ब्रांच पर नजर टिकाए रखना वो किसी साधारण स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। जब एक स्टूडेंट री एग्जाम के दौर से गुजरता है तो उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से झुलस जाता है। ज्यादातर बच्चे सिर्फ इस कश्मकश में होते हैं कि बस भगवान कोई भी सरकारी सीट दिला दो, लेकिन हमारी आज की मेहमान ने उस संकट के दौर में भी अपने सपनों के साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने री एग्जाम की आग को पार करके पहले राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज एसएमएस जयपुर में अपनी धाक जमाई और उसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में पूरे देश की सबसे कठिन, सबसे एलीट और सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच स्किन और डर्मेटोलॉजिस्ट अपने नाम किया। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरुकृपा की 2014-15 बैच की स्टार डॉक्टर चारवी गुप्ता। मैम, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि कैसे आपकी गुरुकृपा के साथ जर्नी स्टार्ट हुई और अभी क्या चल रहा है। गुरुकृपा से मैं मतलब 11th और 12th में मैंने कोचिंग की थी गुरुकृपा से नीट की प्रिपरेशन के लिए। नीट नहीं होता था उस टाइम पे, AIPMT होता था, तो अभी तो उसका नाम चेंज कर दिया है। 2015 में मैंने एग्जाम दिया था। उसके बाद मेरी AIR 308 थी उस टाइम पे। मैंने SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से मेरा MBBS कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर मैंने मेरी MD कंप्लीट करी है PGI चंडीगढ़ से, और बस अभी मेरी MD थोड़े समय पहले खत्म ही हुई है। तो अभी री नीट का फैसला आया है, वैसा ही आपके टाइम पे हुआ था कि AIPMT दोबारा हुआ था। उस दौरान क्या रिएक्शन था आपका, किस तरह की आपकी प्रिपरेशन थी, लास्ट के 1 मंथ में आपने क्या कुछ अलग किया था? हमारे समय में जो AIPMT दोबारा से हुआ था उस टाइम पे थोड़ा गैप आ गया था, मतलब बीच में आई थिंक 1 to 2 मंथ्स का कुछ गैप रहा था बीच में। तो उस टाइम पे वही है, सब लोग थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि अभी तो पेपर हो गया है, अभी कुछ पढ़ने वढ़ने का वो नहीं रहता है मूड। अभी वाले पेपर में ऐसा है कि बहुत ही तुरंत ही पता लग गया कि पेपर लीक हुआ है। तो ठीक है, मुश्किल तो होता है दोबारा से किताबें खोलना और दोबारा से पढ़ाई करना, बट वही है स्टूडेंट्स के लिए, वही है कि कुछ ऑप्शन नहीं है। और मतलब अभी अगर पेपर देना है दोबारा से तो दोबारा से किताबें खोलना और वही चीजें दोबारा से रिपीट तो करनी पड़ेंगी। तो आपका पेपर, जो फर्स्ट पेपर था, वो कैसा गया था? मेरे को इतना याद है कि मेरे मार्क्स एक्चुअली इम्प्रूव ही हुए थे। जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें ज्यादा फर्क नहीं था, बट कुछ 3-4 क्वेश्चंस मेरे एक्स्ट्रा ही ठीक हुए थे जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें। तो वो एक तरीके से कह सकती हूँ मेरे को फायदा रहता है एग्जाम का उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी वाले जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा पैनिक में हैं, और जब री एग्जाम का फैसला आता है तो लोग सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं कि अब तो पता नहीं क्या होगा, नेक्स्ट जो पेपर होगा पता नहीं कैसा आएगा। तो उस दौरान आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, किस तरह से अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया? मतलब वही है, देखो सिस्टम का फेलियर तो है ही कि पेपर, इतना बड़ा एग्जाम है और इतने लाखों बच्चे दे रहे हैं और उसमें पेपर लीक हो गया, तो उसमें बच्चों का तो कुछ दोष नहीं है। तो पैनिक करना आई थिंक नॉर्मल है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर आपने बहुत ही अच्छे से तैयारी करी है और आपका पेपर, स्पेशली अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि अब पता नहीं दोबारा मेरा पेपर हुआ और उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना फर्स्ट टाइम हुआ था, तो वो तो है ही। बट वही है, आई थिंक एक एडवांटेज जो रहता है इसमें कि जैसे आपका पेपर अभी हुआ है, रिसेंटली अभी आपका पेपर हुआ है, तो आपको पता है कि एक्चुअल में जो एग्जाम होने वाला है, मेन एग्जाम, उसमें आप क्या क्या गलतियां करते हो। आप वहां पे जाके फ्रीज कर जाते हो, या आप अपनी नर्व्स लूज कर देते हो, काम नहीं रहते हो, इस तरीके की चीजें होती है कि पूरे टाइम। ऐसे तो हमारी GCI में ऐसे होता है कि इतने एग्जाम्स दे देते हैं, हमें मेन एग्जाम का पता भी नहीं लगता है। वो हमारे लिए हर किसी एग्जाम के जैसे हो जाता है क्योंकि हमें इतनी आदत हो जाती है एग्जाम देने की। बट वही है कि अगर आपने ऑब्वियसली एक मतलब एक्चुअल वाला एग्जाम दे दिया है, ऑल्दो वो कैंसिल हो गया, बट उसका जो फीडबैक होता है उसको आप यूज कर सकते हो टू इम्प्रूव। तो वो हर बच्चे के लिए अलग होता है। मतलब वो किसी के लिए हो सकता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाया ठीक से, किसी के लिए हो सकता है उसने सिली मिस्टेक ज्यादा कर दी एक्चुअल एग्जाम में। तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं उसको हम मतलब फीडबैक जो हमें मिला है हमारे फर्स्ट पेपर से, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं सेकंड पेपर में। बाकी मार्क्स कम होंगे ज्यादा होंगे वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चंस को देखने का नजरिया भी हमारा चेंज हो जाता है कि ये तो वैसा सही क्वेश्चन है, उसको ढंग से पढ़ते भी नहीं है, जिसके वजह से सिली मिस्टेक्स भी ज्यादा होती हैं।
तो इस चीज को कैसे इम्प्रूव करें? मतलब हम जैसे जैसे जितनी बार पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, मतलब कि जितना हम क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं, वैसे वैसे वो चीज़ इम्प्रूव होती है। उसका आई थिंक री एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जीसीए में जैसे हमारे होता था कि हर ही दिन आई थिंक 1 महीने तक हर रोज पेपर होता था, वो एक टेस्ट सीरीज जो होती TTS, थी हाँ। ना, तो वही है कि जो हर रोज ही तुम पेपर दे रहे हो और फिर उस पेपर को घर पे जाके रिवाइज कर रहे हो और फिर उसमें देख रहे हो कि इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ नेक्स्ट पेपर में, तो आई थिंक हर रोज का जो फीडबैक होता है उसको यूज कर करके यू कैन इम्प्रूव। कंटेंट रीड करने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि नीट यूजी में भी, इनफैक्ट नीट पीजी भी जब मैंने दिया था, तो नीट पीजी में मेरी नीट पीजी में नहीं, इनफैक्ट मेरी जो INI CET होती है उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 45 थी। तो उसपे भी आई थिंक मेन एडवांटेज यही रहता है कि तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतने ज्यादा तुम्हारा पेपर अटेम्प्ट जो होता है वो बेटर होता है। तो जिस दिन एग्जाम होती है उस दिन 3 घंटे का पेपर होता है, उस दौरान एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ही ऐसा होता है कि पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि पिछली बार तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स बने थे, इस बार का पता नहीं पेपर कैसा आ जाएगा। तो अजीब अजीब से सवाल होते हैं जिसकी वजह से कई बार होता है कि आप क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्या ऐसा भी कहीं कुछ होता है, और अगर होता है तो इसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? तो उसके लिए तो वही आई थिंक मेरा आंसर कुछ डिफरेंट नहीं है, वही है कि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम देने का उतना ही हम एग्जाम में नर्व्स को काम रखने की भी प्रैक्टिस करते हैं कि हम जाके नर्वस ना हो जाए एग्जाम में। तो जितना हमने अगर प्रैक्टिस टेस्ट जितने ज्यादा दिए होते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ हम टाइम मैनेज कर लेते हैं, हम इस वाले सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम देना है, इस वाले सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इतना टाइम मुझे रिवाइज करने में देना है। तो आई थिंक वो जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपका वो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी इम्प्रूव होता है और आप अपने आप को शांत भी रख पाते हो एग्जाम के दौरान। तो जब आपके पास मौका था कि अभी 1 महीने के बाद में फिर से पता चला है कि आपको फिर से एग्जाम देना है, तब आपने अपने शेड्यूल को किस तरह से मैनेज किया था? किस तरह से बनाया था कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह की आपकी स्लीप साइकिल होनी चाहिए? हाँ, स्लीप साइकिल तो उसके एग्जाम का जो टाइमिंग रहता है उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना है कि हम उस टाइम पे एक्टिव रहें, उस टाइम पे स्लीपी स्टेट में ना रहें, तो उसके अराउंड करना है। जैसे यूजुअली आई थिंक मॉर्निंग मतलब 9, 10, 11 के अराउंड होता है, तो आप नाइट में अच्छे से सो के उठे फ्रेश हो ताकि आपका दिमाग, वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आई थिंक मैंने कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं किया था, जो टेस्ट सीरीज सर ने लगाई थी वो ही मैंने रेगुलरली अटेंड करी थी। पेपर कैंसिल होने के बाद सर ने दोबारा से टेस्ट सीरीज लगाई थी जहाँ तक मुझे याद है। तो वही है कि टेस्ट देना है, घर जाके टेस्ट को रिव्यू करना है। आई थिंक टेस्ट रिव्यू करते टाइम वही है कि गलत क्वेश्चंस आप सबसे पहले देखो कि जो जो आपने गलत किया है वो किस वजह से गलत हुआ है, वो सिली मिस्टेक थी, कुछ कंसेप्ट आपके खराब थे। देन कुछ आपने अगर क्वेश्चन छोड़ा है तो आप उसको एक बार रिव्यू कर लो कि ये कैसे नहीं आ रहा था मुझे, मेरे नोट्स में नहीं आया, या फिर मतलब कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। देन थर्ड चीज़ होती है कि जो आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी ठीक किए उनको भी एक बार नज़र मार लो। तो आई थिंक इसी साइकिल में आपका पेपर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस होती रहती है। हर दिन या हर दूसरे दिन प्रैक्टिस कोचिंग में होते हैं, तो उनके वो अटेंड करने से आई थिंक आपको हर ही एस्पेक्ट में, पेपर के हर एस्पेक्ट में हेल्प मिलती है। तो अभी जो रीनीट का एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही बोलूँगी कि जो भी आपने फर्स्ट पेपर दिया था, चाहे आपका अच्छा गया था या बुरा गया था, आपके पास एक दोबारा से मौका है कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी आप ले सकते हैं। आई थिंक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब मेरे लिए आसान है कहना, लेकिन जो कर रहा होता है उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन इसके अलावा और कुछ हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये करना ही है। तो जो भी आपने गलतियाँ करी है फर्स्ट पेपर में, उनसे आप खुद को फीडबैक दें कि मेरी कहाँ पे कमी रही है और उस वाले एस्पेक्ट में काम करें। अभी जितना भी टाइम बचा है, तो लगभग 1 महीना है आपके पास, तो 1 महीने में आप अच्छे से वो वाले एरियाज को पॉलिश कर सकते हैं। आपके जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, जो भी टॉपिक आपका वीक है या आपका टाइम मैनेजमेंट वीक है, उसको पॉलिश करके आप एक बेटर पेपर दे सकते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों, जैसा कि चारवी मैम ने सिखाया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बेरंग क्यों ना हो, अगर आपके इरादों में दम है तो आप अपनी जिंदगी में अपनी पसंद के रंग खुद भर सकते हो। अगर डॉक्टर चारवी गुप्ता के इस विजनरी पॉडकास्ट ने आपको आपके अपने सपनों को एक नई उड़ान दी है, तो कमेंट में माई ड्रीम्स आर नॉन नेगोशिएबल लिखना मत भूलना। इस पूरी पॉडकास्ट सीरीज को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करना जो आज हिम्मत हार रहा है।